नमस्कार दोस्तों। होप यू आर डूइंग गुड। 68वीं प्रीलिम्स को बीते हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और अभी तक आपने अपना मार्क्स भी इवेलुएट कर लिया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि आप किस स्टेज पे हैं। और अगर आप नहीं पता लगा पाए हैं तो ये दुखद है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। इसलिए नहीं कि आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए भी कि आप अगर इस परीक्षा में किसी वजह से अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अगली परीक्षा की स्ट्रैटेजी अभी से तैयार करने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में क्या है कि हमने, जैसा कि हर बार अपने वीडियोस में, अपने करिकुलम में ये बताया कि हमारा जो बेस स्टैंड है, बेस कंटेंट है, वो हमने एनसीईआरटी से पिक किया है और हमेशा पिक करेंगे। हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यूज़ हैं, वो एनसीईआरटी से ही हम लोग फ्रेम करते हैं या फिर रेफरेंस बुक्स जो है उससे फ्रेम करते हैं। तो इसी में आपका भी काफ़ी रिक्वेस्ट आया था कि अब एनसीईआरटी तो बोल रहे थे आप, इस बार तो अब प्रूव हो गया कि बीपीएससी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा रही है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से पिक किया है। तो कौन कौन से एनसीईआरटीज पढ़ने हैं, उनके कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। जैसे हिस्ट्री में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, नया बुक पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर सतीश चंद्रा की बुक पढ़ें कि बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ें। ये सब हम एक एक करके देखेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा वीडियो होगा, हम लोग थोड़ा देखेंगे कि एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए क्यों ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ को हम पढ़ें, उनको कैसे पढ़ें, उनका नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, और ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटीज़ पढ़ तो लिया लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो जो मेहनत आप एनसीईआरटीज़ पे दे रहे हैं वो वर्थ ऑफ नहीं होगा। एक मोटा मोटी मान के चलिए ना कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम, मेरा पर्सनल राय है कि कम से कम आप उसको 5 बार जब तक नहीं देखेंगे आंख के सामने से, तब तक वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं बैठेगा। अगर सबकॉन्शियस में नहीं बैठेगा तो आप उसको एज ए कंसेप्ट यूज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये कम हो जाता है, कुछ लोगों के लिए 3 बार में भी होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैक्सिमम जो जनता है वो 5 बार में उनको याद हो जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही समय है कि हम जो है एक फैक्चुअल अप्रोच जो होता था क्वेश्चन सॉल्व करने का या पढ़ने का, उस फैक्चुअल अप्रोच से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ें और हम थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे अपना फोकस करें। देखिए, लास्ट प्रीलिम्स से पहले हम लोग ये नहीं कर पाए थे, हम लोग प्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 67वीं का जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं काफ़ी फैक्चुअल इन नेचर था और हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम इन सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, उनको बार बार रिवाइज कर पाएँ। लेकिन अभी देखिए तो अगली 69वीं प्रीलिम्स को, अब देखिए, अभी चाहे आप अच्छे मार्क्स ला रहे हों, अगर ला रहे हो तो आप मेंस लिखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी आप 69वीं प्रीलिम्स तो देंगे ही, है ना। कि उसी तरह से अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो किसी वजह से, चाहे आपने पढ़ा बट वहाँ एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आपने ठीक से नहीं पढ़ा उसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह गए इस बार, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करें। आप जो 4 दिन से रिलैक्स कर रहे थे, थोड़ा सा कंबल से बाहर आए और देखें कि असल में हो क्या रहा है, हम कहाँ चूक रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ें और किस चीज़ को लेके आगे बढ़ें। तो जैसा कि हम हमेशा अपने स्टैंड पे रहते हैं कि सिलेक्शन स्टैटिक से होता है, सिलेक्शन करंट से नहीं होता है। करंट आपको एक एज दिलाता है, बट सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ ओवर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे स्ट्रेंथ बनाने का सबसे बढ़िया जरिया, सबसे प्रूवन जरिया है एनसीईआरटीज प्लस बेसिक रेफरेंस बुक्स। यू कैन गो ऑन टू लूसेंट एंड एवरीथिंग इन लास्ट मोमेंट रिवीजन, जब एग्जाम के 2-3 दिन बचेंगे तो आप उससे सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी। अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, इस बार के क्वेश्चन पेपर्स को देखें, तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटीज क्यों जरूरत है, हम बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। भाई, ऐसा क्वेश्चन तो आता है जो लूसेंट से कर सकते हैं, नहीं। इस बार के जो क्वेश्चन हैं, आप अगर देखिए, जो ये मैंगो शावर वाला क्वेश्चन था, काफ़ी ये हुआ था कि इसमें क्या होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे, डायरेक्ट कॉमन फेनोमेनन इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका मैंगो शावर्स है, तो इसका मैंगो शावर ही आंसर होगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी से उठाया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखिए, एक महलवारी सिस्टम का क्वेश्चन था
कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल में महलवारी सिस्टम को किसने लाया। लोग कंफ्यूज हो रहे थे, महलवारी तो आया था लेकिन वो तो पंजाब वाले एरिया में आया था, उसमें होल्ट मैकेंजी कैसे होंगे। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, इसमें होल्ट मैकेंजी ही होंगे इसमें। ठीक है, कैसे है, डायरेक्ट उठाया हुआ। जिसने एनसीईआरटी को 2-3 बार भी पढ़ा होगा ना तो सब कॉन्शियस में रहेगा कि होल्ट मैकेंजी है, महलवाड़ी है तो होल्ट मैकेंजी है, चाहे वो बंगाल हो या पंजाब हो। डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग। अभी देखिए, एक क्वेश्चन था, ये भी काफी कंफ्यूजिंग था, लोग को H2 और CO2 में कंफ्यूजन हो रहा था, H2 होगा या CO2 होगा। अब देखिए, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। इसमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है कि यहां पे CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो आप अगर एनसीईआरटीज को एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बिल्डअप रहेगा और उस कंसेप्ट को यूज करके आप आराम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब ये देखेंगे कि एनसीईआरटीज तो पढ़ना है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटीज तो बहुत है और इतना है कि आप देखेंगे अगर कहीं खरीदने जाएंगे तो आपको एक बोलेंगे कि ये सेट ऑफ 53 बुक्स है ना, बंडल पैक ऑफ 54 बुक्स। आप 54 बुक्स आप पढ़ेंगे क्या? दैट इज नॉट एसेंशियल एट ऑल। आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, उससे इतना स्टडी करेंगे जितना हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए कौन से बुक से कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है। आप अगर क्लास 9-10 को देखेंगे तो उसमें तो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा है, तो आप वो बुक क्यों पढ़ेंगे? तो उस हिसाब से हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट का बुक, कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज पढ़नी जरूरी है, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो कौन कौन से क्लास की हिस्ट्री बुक्स पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप 6, 7, 8 में ही पूरी जिंदगी बिता दिए, है ना। तो हम उसको अब देखते हैं कि एनसीईआरटीज कौन कौन से पढ़ने हैं। आप हिस्ट्री के पढ़ने हैं, साइंस के पढ़ने हैं, ज्योग्राफी के पढ़ने हैं, पॉलिटी के भी पढ़ सकते हैं और इकोनॉमिक्स तो पढ़ने ही हैं। हम क्या करेंगे, हम कुछ एक सीरीज ऑफ वीडियोस लाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें छोड़ना है। अगर हम आपको पिन पॉइंटेड चीज बताएं कि आप इसको छोड़ दीजिए, आपको एक बुक दिखा दें, बुक में आप ये पढ़ लीजिए, वो एक अलग चीज है। हम आपको बुक दिखाएं, बुक का इंडेक्स दिखाएं, बताएं कि आपको ये पढ़ लीजिए आप, तो दैट विल बी बेटर आई गेस। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज अभी लाएंगे। उन सीरीज ऑफ वीडियोज में हम आपको सब्जेक्ट वाइज बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप कौन कौन सी एनसीईआरटीज के कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स होता है हिस्ट्री और साइंस। ज्योग्राफी का तो 2-3 बुक है, पॉलिटी का एक है, इकोनॉमिक्स का 2 बुक है, वो पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। बट हिस्ट्री में और साइंस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। साइंस में तो एकदम से कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का लेवल है साइंस का, इवन टिल क्लास 10, समटाइम्स दैट इज नॉट रेलिवेंट। जो न्यूमेरिकल पार्ट है इज नॉट रेलिवेंट, और कुछ कंसेप्चुअल पार्ट्स ऐसे भी हैं जो नॉट रेलिवेंट टू बीपीएससी हैं। तो उसको कैसे पिक करना है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम हिस्ट्री की चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री के लिए इतनी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज हैं, इतने सारे सेग्रीगेटेड सोर्सेज जो हैं अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, उनको कैसे संगठित किया जाए, कौन सी चीज पहली पढ़ी जाए, कौन सी किताब बाद में पढ़ी जाए, कौन सी एनसीईआरटी सबसे लास्ट पढ़े तो फायदा होगा, नोट्स कैसा बना लें, ये सब हम इसमें बात करेंगे। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है कि भैया ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एनसीईआरटीज पढ़नी है तो हिस्ट्री में क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का मतलब है कि जो एक टाइम फ्रेम, मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर था, उससे पहले एक सिलेबस था जो एनसीईआरटी का सिलेबस था, उसके बाद सिलेबस रिवाइज हो गया तो बुक्स रिवाइज हो गई, नए बुक्स आ गए, एक जो एडिटोरियल टीम है नया बना, उन्होंने मिलके एक नया बुक फ्रेम किया। उससे पहले एक पुराना बुक था। तो जो ओल्ड एनसीईआरटीज की बुक्स थी वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगी, आपको एनसीईआरटी फॉर्म में नहीं मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी, उनके जो ओल्ड राइटर्स थे जिन्होंने उस बुक को लिखा था, उन्होंने अपना बुक निकाल दिया डिफरेंट पब्लिकेशंस में, जैसे बिपिन चंद्रा जी, सतीश चंद्रा, आर.एस. शर्मा, इन्होंने क्या किया ना, अलग अलग पब्लिकेशन से अपना बुक निकाल दिया। सतीश चंद्रा जी ने हाइपर कॉलिन से अपना बुक निकाल दिया, ठीक है। उस तरह करके टाटा मैग्रो से किसी ने बुक निकाल दिया, किसी ने पेंगुइन से निकाल दिया। तो ओल्ड एनसीईआरटी विल बी अवेलेबल इन डिफरेंट पब्लिकेशन फॉर्म्स।
उसका जो कंटेंट है वो एकदम से पुराने एनसीईआरटीज में जो पब्लिकेशन था उसे डिफर नहीं करता है। कंटेंट विल बी डिट्टो सेम, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा प्रीफेस में, लास्ट में, बिब्लियोग्राफी में, ऐसा कुछ डिफरेंस रहेगा, बट मेजर डिफरेंस जो आपके पढ़ने के लिए चाहिए ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी की क्या खासियत है? ओल्ड एनसीईआरटी की खासियत है कि चीज़ें जो हैं काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से दी हुई हैं। अगर हड़प्पा है तो हड़प्पा के बाद उन्होंने वैदिक काल को काफ़ी विस्तृत रूप से डिस्कस किया है, और जिस तरह से जो फैक्ट्स आप पढ़ते हैं उन फैक्ट्स को उन्होंने स्टोरी के फॉर्म में बताया है ओल्ड एनसीईआरटी में। इसके साथ साथ उनका जो टाइमलाइन वाइज अप्रोच है ना, वो टाइमलाइन वाइज अप्रोच आप ओल्ड एनसीईआरटी से ही समझ सकते हैं। तो आप बोलेंगे न्यू एनसीईआरटी में ऐसा क्या दे दिया? न्यू एनसीईआरटी में क्या किया है ना, उन्होंने कुछ थीम्स सेलेक्ट कर लिए हैं। थीम सेलेक्ट कर लिए हैं, जैसे वैदिक एज से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लिया, अशोका का कोई एक थीम सेलेक्ट कर लिया, हर्ष का कोई एक थीम सेलेक्ट कर लिया, और सिर्फ उन थीम्स पे बात करता है वो। ठीक है, वो एक टाइमलाइन वाइज स्टडी आपको थोड़ा बहुत तो कराएगा, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर बनेगा ना दिमाग में, आप लिंकेज में थोड़ी दिक्कत होगी आपको नई एनसीईआरटी में, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आप अगर पहली बार पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी को, तब आपको लिंक करने में दिक्कत होगी। आई एम नॉट टॉकिंग कि अगर आपने ये पढ़ लिया उसके बाद ये पढ़ेंगे तो कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि टाइमलाइन वाइज अप्रोच अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी इज बेटर देन न्यू एनसीईआरटी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से पिक होगा? तो वो मेरे बंधु मैं बता दूं कि वो एकदम से न्यू एनसीईआरटी से ही पिक होगा। वो ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज द न्यू प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन वो यहीं से पिक करेंगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि टाइमलाइन अप्रोच हमको जानना है। यही डिफरेंस है ओल्ड और न्यू में। तो न्यू एनसीईआरटीज अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है एनसीईआरटी की वेबसाइट से, पीडीएफ उसका डाउनलोड हो जाता है। चाहे आप मार्केट में जाके किसी भी बुक स्टोर में जाइएगा तो एनसीईआरटी तो मिलेगा ही मिलेगा, और काफ़ी चीप में मिल जाता है। ओल्ड के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से तीनों बुक्स जो हैं एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न के लिए, वो हम आपको फोटो के साथ आगे बता देते हैं। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, या फिर देखिए आप कैसे अरेंज कर सकते हैं उसको। तो आप एनसीईआरटीज को पढ़ें कैसे और उनसे नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, एनसीईआरटीज जो किताब है ना, वो आप उसको एक नॉवेल की तरह समझिए। वो एक नॉवेल है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ेंगे ना तो नॉवेल के कैरेक्टर को आप याद नहीं रख पाते हैं अगर आप उतने ध्यान से नहीं पढ़ें। और ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि अगर आप एक चीज़ को अगर एक दो बार में तो भूलेंगे ही भूलेंगे कुछ दिन के बाद। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसको पढ़ने में, कि आप उसको एज अ नॉवल पढ़ जाइए। आप कैसे नॉवल को पढ़ते हैं? आज उठाए सुबह तक एक नॉवल खत्म, सुबह उठाए शाम तक एक नॉवल खत्म। उस तरह से आप हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटीज को आप नॉवल की तरह एक बार पढ़ जाएंगे, या फिर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी लेंगे या ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार आप उसको एकदम से बस रीडिंग दे देंगे। ठीक है, आप फर्स्ट रीडिंग देंगे, कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस स्टेज पे अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो आप पूरा बुक लिख देंगे। यकीन मानिए, अगर आप पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं और उसके साथ ही नोट्स बनाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट देयर, मुझे क्या याद है और मुझे क्या नहीं याद है जिसको मुझे नोट डाउन करना है। तो इन फर्स्ट स्टेप यू शुड रीड इट लाइक ए नॉवल, यू शुड रीड इट लाइक ए न्यूज़पेपर। आप सेकेंड रीडिंग में क्या करेंगे कि इसमें भी नॉवेल की तरह ही आप पढ़ेंगे। इस दोनों में आप 5 दिन का गैप दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप नॉवेल की तरह पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन क्या करेंगे आप अंडरलाइन करेंगे उन फैक्ट्स को या उन कंसेप्ट्स को, उस पैरा को। जैसे एक पैरा लिखा हुआ है, 4 लाइन का पैराग्राफ है, आपके पास आ गया, अभी आप पढ़ रहे हैं। आप जैसे आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगा, अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है, इस पैरा में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस तरह के पैरा को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप उस पैरा को अंडरलाइन करेंगे जिसको आप पढ़ने चालू किया आपने, लेकिन आपको याद नहीं आया कि क्या था। आप क्या कर ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप कोई फैक्ट देख रहे हैं जो आपको, क्योंकि इसमें सब नया ही रहेगा, बट फिर भी चूंकि आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ रखा है तो कुछ चीज़ आपको होगा जो पहले से पता होगा, लेकिन स्टिल स्टेज पे आपको लगेगा कि नहीं वो नया है, आप उसको घेर लेंगे या फिर आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। तो आपका सेकंड स्टेज डन हो जाएगा। स्टेप 3 जो होगा,
इसमें आप मूव कर सकते हैं नोट्स मेकिंग के लिए, या अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हैं कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, नोट्स बनाना इसलिए इसेंशियल हो जाता है क्योंकि आप समझिए कि आप ऐसा सोचिए कि कल आपका एग्जाम है और आज आपको मन है कि मैं पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर लूं, तो अगर आप एनसीईआरटी से रिवाइज करने जाएंगे तो दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग होता है, आपको उतना एनसीईआरटी बुक आप कैरी नहीं कर सकते हैं साथ में। तो अगर आपका नोट्स बना रहेगा हिस्ट्री का, आप मान ले 40 पेज के A4 सीट में आपने नोट्स बना लिया, तो 40 पेज तो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं ना एक फाइल बना के। तो उस 40 पेज को पढ़ने में अगर आप बार बार उसको पढ़े रहेंगे, 7-8 बार पढ़े रहेंगे, तो आपको मुश्किल से उसको पढ़ने में 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटे में आपने हिस्ट्री रिवाइज कर लिया। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ नोट्स। और नोट्स में सिर्फ वही चीज होना चाहिए जो आपको बार बार पढ़ने में भी याद नहीं होता है, या फिर जो आपको लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट मोमेंट पे मुझे याद करना चाहिए, मुझे याद रखना चाहिए। अब जैसे आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, आपको याद रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में आप एक टेबल बना के लिख ही लेंगे ना अपने नोट्स में, तो लास्ट मोमेंट पे एक बार नजर मार लेंगे तो क्या होगा ना, एग्जाम में ताजा ताजा पढ़ा हुआ है ना, तो दिमाग जल्दी रिफ्लेक्ट करता है, सबकॉन्शियस सपोर्ट करता है आपको, फॉरब्रेन को आपको रिफ्लेक्ट करने में एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नोट्स आप बनाना इसके लिए जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बना लीजिए एनसीईआरटी के नोट्स, बिकॉज अभी आपके पास 6-7 महीने हैं 69th को, ठीक है। और सिर्फ ये आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा, आप यकीन मानिए, इफ यू रीड होल एनसीईआरटीज, आपके एसे का क्वालिटी जो है दैट विल गेट ब्यूटीफुली इनहैंस्ड। आप उसमें कंटेक्स्ट पुट कर सकते हैं, आप उसमें एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप फैक्चुअल नेचर ऑफ स्टडी करने से अब एग्जाम्पल्स पुट करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। खैर, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, ऐसे वाली चीज में ऐसे की बात करेंगे। हम आज एनसीईआरटी की जो बात कर रहे हैं उसमें यही है कि आप नोट्स बना लिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप नोट्स बनाने के आदी नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी से ही रिवाइज करें, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, एनसीईआरटी से रिवाइज करिए, लेकिन उसमें मार्क कर दीजिए, उसके बगल में जो स्पेस रहता है वहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड जो भी पॉइंट्स आपको मिले वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटीज में कुछ वैल्यू फैक्ट्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन आपकी जो आपका फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वाला चीज को दूर करने के लिए यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है बट इज नॉट बीइंग कवर्ड इन एनसीईआरटीज। स्टेप 4 जो रहेगा वो आपका रिवीजन 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 रिवीजन, बिल्कुल रिवीजन ही रहेगा। आप रिवीजन कैसे करेंगे इसका तरीका मैं बताता हूं कि अगर आप नोट से रिवाइज कर रहे हैं, सपोज यू आर रिवाइजिंग विद नोट्स, तो नोट से आपने 2 बार रिवाइज किया, जब थर्ड टाइम आप रिवाइज करेंगे नोट्स को तो प्लीज कीप योर एनसीईआरटी बुक्स इन फ्रंट एंड देन रिवाइज विद नोट्स। आप नोट्स को देखिए लेकिन आप उसको लिंक करिए कि यहां पे कहां है। तो क्या है, बुक का पिक्चर जो है दिमाग से नहीं जाएगा और कंसेप्ट बरकरार रहेगा, क्योंकि नोट्स में आप कंसेप्ट लिख नहीं रहे हैं, यू आर जस्ट राइटिंग द फैक्ट्स, ठीक है। तो इन दोनों को लिंक करना जरूरी है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू डू मिनिमम ऑफ 8 to 10 रिविजन्स ऑफ हिस्ट्री नोट्स। इस 8 to 10 रिवीजन में आपका जो रिवीजन साइकिल होगा, वो रिवीजन साइकिल ऐसा होगा कि 2 नोट्स प्लस बुक, फिर ट्वाइस ऑफ नोट्स, उसके बाद नेक्स्ट में नोट्स प्लस बुक। इस तरह से आप रिवाइज करेंगे तो एकदम से बढ़िया फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ये। और स्टेप 5 जो है, स्टेप 5 यही है कि आप एग्जामिनेशन से पहले वाला जो 1 हफ्ता होता है वो बहुत एंजाइटी वाला होता है। आप उसको टेकल करने के लिए अभी से सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको इस हफ्ते में क्या लग रहा था कि मैं क्या पढ़ लूं, क्या रिवाइज कर लूं। तो आपका जो ये नोट्स बनेगा ना, आपका 60 पेज का जो नोट्स बनेगा हिस्ट्री का, आप इसको छांट के आप 10 पेज का एक नोट्स बनाएंगे। ये मेरा स्टेप 5 जो है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 60 पेज के नोट्स में से आप ये 10 पेज का एक नोट्स बनाएंगे और ये 10 पेज का जो नोट्स होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर लास्ट मोमेंट स्टडी। एग्जामिनेशन के 1 रात पहले ट्रैवलिंग में आप होटल पहुंचे, होटल में बैठ गए लेकिन लग रहा है मैं तो सब भूल गया, आप ये 10 पेज निकालेंगे, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। ये वाला काम आप जरूर करिएगा, लास्ट के 10 पेज वाला, उसको आप नाम दीजिएगा फैक्ट बुक का, ठीक है। आप उसको फैक्ट बुक का नाम दीजिए। हिस्ट्री में जो भी आप भूल रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप इस नोट्स को देख रहे हैं 60 पेज वाले को, तो आपको बार बार देखने से भी याद नहीं हो रहा, तो आप उसको फैक्ट बुक में लिख लेंगे। और ये फैक्ट बुक आप एग्जाम से रात में, एग्जाम के सुबह में भी आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसको रिवाइज करने में 10 पेज को मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा। अगर आपको बार बार पढ़ा रहेगा आपका तो 5 मिनट लगेगा, लेकिन ये 5 मिनट आपको कम से कम 5 मार्क्स का बूस्ट दे देगा, ठीक है। तो ये सही तरीका है रिवीजन करने का। स्टेप 5 आप
अपने अनुसार से ढाल सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टेप 4 तक तो बिल्कुल ही ज़रूरत है। ठीक है, जो प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी है मैंने बता दिया। आप पहले कम से कम 2 बार उसको ऐसे ही स्टडी करेंगे, 2 बार ऐसे ही स्टडी करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बना के आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे। और रिवीजन ऐसा होना है कि पहले नोट से रिवीजन होना है, उसके बाद नोट्स प्लस बुक से होना है, फिर नोट्स से होना है, फिर नोट्स प्लस बुक से होना है। तो क्या आपका कंसेप्ट दिमाग में बना रहेगा, यू विल नॉट गेट डिविएटेड फ्रॉम एक्चुअल कंसेप्ट्स एंड लास्ट मोमेंट पर जो फैक्ट रटने का खेल होता है उसमें आप कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में हमको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो हिस्ट्री में हमको बुक्स पढ़ने हैं, वो कौन कौन से बुक्स होंगे। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन सारे सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री की बुक आती है। लेकिन आपको 11th नहीं पढ़ना, आपको 9th नहीं पढ़ना, 10th नहीं पढ़ना, आपको इसकी किताबें छूनी ही नहीं है, बिकॉज ये सब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से डील करता है। वो आगे देखेंगे किस तरह से करता है। ये जो किताब है तीनों, ये काफ़ी बेसिक बुक्स है, एकदम से बेसिक बुक्स है। आपको फोटो ज़्यादा मिलेगा, टेक्स्ट कम मिलेगा, लेकिन फैक्ट्स कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा इसके लिए कि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जब आप एक रीड दे चुके होंगे, मैं जो नेक्स्ट रेफरेंस बुक बताऊंगा उसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट ही करते हैं। ये जो हमारा ये क्लास 6 का हिस्ट्री बुक है, ये क्लास 6 की हिस्ट्री बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री इसमें कवर्ड है। आप इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस बुक को खत्म करेंगे। दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी का पब्लिकेशन फॉर्म में ये बुक आता है। अभी अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी अरेंज हो पा रहा है, दैट इज वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, वो पायरेटेड फॉर्म में मिलता है मार्केट में। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पायरेटेड बुक्स ना लें, आप ओरिजिनल बुक्स लें। पैसा एक बार लगता है, पढ़ने में पैसा खर्च, किताब पढ़ने में जो खर्च होता है उसमें सोचना नहीं चाहिए। ये बुक आप ले सकते हैं, आर.एस. शर्मा की, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप इसको कम से कम 2 बार रीड करेंगे, 2 रीडिंग देंगे इसकी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है नई वाली, उसका एक रीड देंगे आप। इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको फोटो ज़्यादा मिलेगा और टेक्स्ट उस हिसाब से कम मिलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए है, क्लास 6, 7 के स्टूडेंट को और क्या चाहिए। इसका देखिए सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ऐसा है कुछ। इसमें ना चुन चुन के दिया हुआ है, आपको अशोका का वार का ज़्यादा चर्चा करेगा इसमें। ठीक है, कहीं भी देखिए वैदिक एज सच नहीं लिखा हुआ है ना, तो उसको किंगडम में इंक्लूड कर दिया। महाजनपद उसको किंगडम में इंक्लूड करके बताया है। उसी तरह से आप जैसे ट्रेडर्स वाला देखें तो जो जो राजा ट्रेड करते थे उसको उसमें इंक्लूड कर दिया है ना। तो ये टाइमलाइन वाइज अप्रोच जो है नए वाले में नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में आपको टाइमलाइन का बहुत अच्छा रेफरेंस मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। तो आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, इस बुक को आप 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इसको भी एटलीस्ट 2 बार पढ़ जाएंगे। तो क्या होगा कि आपको कुछ नहीं बचेगा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हिस्ट्री में। इसके अलावा किसी भी फैक्ट में जाएंगे ना तो एक्सट्रीमली फैक्ट ही रहेगा उसमें, एक्स्ट्रा कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज किसी भी किताब में नहीं मिलेगा इसके अलावा, है ना। इसके बाद आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया में जा सकते हैं। इसको 2 बार पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप नोट्स इसका बनाएंगे, फिर आप जो नोट्स प्लस बुक्स वाला जो है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो न्यू एनसीईआरटीज को, क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटीज को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास 12th में सेम चीज को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने डिटेल्ड फॉर्म में बताया है इसी सब चीज को, तो आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दिस इज मैंडेटरी। इसका 1 या 2 रीडिंग चाहे तो आप कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये मेडाइवल की है, क्लास 7th की है, न्यू एनसीईआरटी है ये। इसमें भी आप देखेंगे तो दिल्ली सुल्तान है, मुगल एम्पायर, सब कुछ कवर किया हुआ है, लेकिन सारे फैक्ट्स को इन्होंने कवर नहीं किया है, और टाइमलाइन वाइज अप्रोच मिलेगा नहीं आपको। इन्होंने थीम्स को ही कवर किया है ना। ये जो है क्लास 8th की है, मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें भी आपको उस तरह से टाइमलाइन वाइज नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नया एनसीईआरटी और क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। और देखिए जो प्रीफेस में है ये क्लियरली लिखा हुआ है
कि क्लास 6 से 8 तक में इंडिया के पास्ट को बताया गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बताया गया, लेकिन क्लास 9 और 10 जो है उसमें इंडिया की हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ा है। इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा पढ़ें, थोड़ा जानें, तो आप 9-10 को पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, 9-10 इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आप 11th भी नहीं पढ़ना है आपको, 12th इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th का तीनों बुक जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठाता है। अभी तक हमने क्या देखा कि आर.एस. शर्मा पढ़ना जरूरी है। जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6, 7, 8 की, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप अपने आर.एस. शर्मा के नोट्स में इससे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दिस इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, न्यू एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब जब आते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी पे, तो आप देखेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी में यहां भी थीम्स कवर्ड है, कहीं भी टाइमलाइन वाइज अप्रोच नहीं है। तो इस थीम्स को आपको पढ़ना जरूरी है। ये बुक मैं मैंडेटरी कैटेगरी में डालूंगा। इसका आप हार्ड कॉपी खरीद के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी आप 2 बार पढ़ें। फिर आपका जो हिस्ट्री का बेस नोट्स बनाया है आपने आर.एस. शर्मा वाले में, उसमें ये एंशिएंट का पार्ट है। इसमें देखिए ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 इज फॉर एंशिएंट, दिस इज फॉर एंशिएंट, दिस इज फॉर मेडाइवल एंड दिस इज फॉर मॉडर्न। 3 पार्ट मिलेगा क्लास 12th का। ये जो बुक हम बात कर रहे हैं, दिस बुक इज ऑफ क्लास 12th। इसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 करके मिलता है बुक। तो आप इनसे अपना नोट्स का वैल्यू ऐड कर सकते हैं और इसको बार बार पढ़ भी सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से मेडावल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो मेडावल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा की जो बुक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी के फॉर्म में आती थी, जो कि अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका जो अप्रोच है वो टाइमलाइन अप्रोच है और आपको समझने में आसानी होगी। तो आप क्या पूरी किताब पढ़ेंगे? देखिए इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं। इसमें टोटल जो है ना 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से सिर्फ आप इन सारे चैप्टर्स को पढ़िएगा। इसके अलावा जो चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आपको अगर इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, तो आप जरूर पढ़िए उसको। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन सारे चैप्टर्स को पढ़िए। ये बुक जो है काफ़ी बोरिंग लगेगा आपको, मैं पहले बता देता हूँ, ये बुक काफ़ी बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको मेडावल हिस्ट्री में जो कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन क्या हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, वो क्यों हुआ, ये सब इससे क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है मेडावल हिस्ट्री की। लोग जनरली 80% ऑफ द पीपल स्किप दिस बुक बिकॉज दे थिंक दिस इज टू बल्की, बट एटलीस्ट अगर आप 1 से 2 बार अगर पढ़ लेंगे और इसका एक बेसिक नोट्स बना लेंगे, तो बेसिक नोट्स अगर बना लेते हैं, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। ये कोई भी क्वेश्चन मेडाइवल का आपके नज़र से चूकेगा नहीं, है ना। राजपूत को आप मुगल से कैसे रिलेट करें, राजपूत किंगडम को आप दिल्ली सल्तनत से कैसे रिलेट करें, ये सब आपको ये किताब क्लियर कर देगा। औरंगजेब से पहले क्या हुआ, औरंगजेब के बाद क्या हुआ, कैसे क्या हुआ बीता, सब ये किताब क्लियर कर देगा। दिस इज अ वंडरफुल बुक फॉर मेडाइवल हिस्ट्री। मैं बोलूंगा इसको, दिस इज अ मैंडेटरी बुक, दिस इज मैंडेटरी इन नेचर। देखिए आपके पास समय है, आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप जाके फैक्ट रटिए, फैक्ट रट के जाइए, फिर से वही हाल होगा, या नहीं भी हुआ, आप एग्जामिनेशन अच्छा कर भी पाए, तो आपका जो वर्ल्ड व्यू है, जो लिखने का एसे में और मेंस में जो लिखने का तरीका रहेगा, वो आपका इन सब बुक पढ़ने से इन्हांस होगा। आई कैन गारंटी दैट। उसके बाद आप जैसे ही इसको 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको भी पढ़ेंगे, जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है मेडाइवल का, क्लास 12th की पार्ट 2, आप इसको भी पढ़ेंगे। ये दोनों मैंडेटरी है। आप क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू एनसीईआरटी है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद अब उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करिए, आप उसको देख जाइए कि क्या कुछ नया है क्या उसमें। लेकिन इन दोनों किताब को आप जरूर पढ़िए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 अलॉन्ग विथ सतीश चंद्रा फॉर मेडाइवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपको लगेगा 2-3 किताब है, कौन सी किताब पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें कि बिपिन चंद्रा पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस है। बिपिन चंद्रा में टाइमलाइन वाइज अप्रोच है, मॉडर्न स्पेक्ट्रम में भी टाइमलाइन वाइज अप्रोच है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
अब देखिए स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा कि गवर्नर जनरल को एक जगह करके दे दिया है, एजुकेशन को एक जगह करके दे दिया है, प्रेस को एक जगह करके दे दिया है। वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में आपको क्या मिलेगा कि वो जो प्रेस एक्ट आया था, सपोज एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आया था, उसके आगे पीछे क्या हुआ, उसके आने के बाद क्या हुआ, वो सब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया हुआ है, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं किया गया है, लेकिन फैक्ट इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। आप इस बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बिपिन चंद्रा के बिना भी मॉडर्न हिस्ट्री का स्टडी आई थिंक इज़ नॉट परफेक्ट। आप अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी, आपने लूसेंट पढ़ा होगा, आपने घटना चक्र पढ़ा होगा, ABCD, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपने बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ा तो योर स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप पहले बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे। इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 चैप्टर्स हैं इसमें, और सारे चैप्टर्स मैंडेटरी हैं इसके। आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे फिलहाल के लिए, टाइम बिंग इसका नोट्स नहीं बनाएंगे। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा कंफ्यूजिंग इन नेचर लगेगा, ठीक है। एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिलेट करने में आपको स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन होगा, हमने ये पढ़ लिया वो तो याद ही नहीं है। एकदम वरी नहीं करना है, पढ़ते चले जाना है नॉवेल की तरह, ठीक है। इसको एक रात में ख़त्म कर देना है, एक दिन में ख़त्म कर देना है पूरे बुक को, ऐसे पढ़ना है। फिर इसको 2 बार पढ़ जाना है, 3 बार पढ़ जाना है नॉवेल की तरह। लेकिन उसके बाद आप इसका एक टॉपिक पकड़िए और स्पेक्ट्रम का जो फैक्ट वाला है, इन दोनों को साथ में लेके पढ़िए, ठीक है। आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसको साथ में लेके पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को। उससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, और इसमें काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को बताया गया है स्पेक्ट्रम में। तो आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, लिंक तो कर ही सकते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है। आप इतना करेंगे, उसके बाद दोनों को साथ लेके पढ़ने वाला जो स्टेज है, एक स्टेज कंप्लीट हो गया, तो इस स्टेज पे अगर आप आ जाएंगे कि आप नोट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो आप मॉडर्न का नोट्स जरूर बनाइए, और ऐसा नोट्स बनाइए कि दैट वुड कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स ओनली, ठीक है। जो भी स्पेक्ट्रम के फैक्ट्स हैं आप उसमें लिख लीजिए, या अगर आप कंफर्टेबल हैं कि स्पेक्ट्रम को ही लास्ट मोमेंट पे आप कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग होटल में रुक रहे हैं कहीं पे, तो आप स्पेक्ट्रम में ही लिख लीजिए कहीं पे। वैसे जगह तो है नहीं, और पढ़ना इसको बार बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फ़ॉन्ट्स के साइज़ के कारण। मेरा तो यही रहेगा रिकमेंडेशन कि अब इतना समय है आपके पास कि एक बार अगर आपका नोट्स बन गया तो आप चाहे कितना भी स्टेट PCS दीजिए, कोई भी एक स्टेट PCS दीजिए, आपको वो नोट्स हेल्प करेगा, है ना। दैट विल बी टिल एटर्निटी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बना लीजिए इसको भी लेके। इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये सब जो चैप्टर्स हैं इसके इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मल चैप्टर्स हैं, जो एक टाइमलाइन बताता है आपको, जिसको आप बिपिन चंद्रा के साथ पढ़ना है इन सारे चैप्टर्स को। इसके साथ साथ ये इसके ऑक्सिलरी चैप्टर्स हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, गवर्नर जनरल्स, ये वाला चीज़ इनकी ऑक्सिलरी में मैंने रखा है। इन सारे चैप्टर्स को आप ये वाला टाइमलाइन ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे। और लास्ट का जो एनेक्चर है और चैप्टर एंड है, मैं बोलूँगा इसका एनेक्चर जो है उसका आप जेरोक्स करा के A4 शीट में रख लीजिए, और आपका जो ओरिजिनल नोट्स है उसमें इसको कंपाइल कर दीजिए, इसका जो एनेक्चर है, बिकॉज दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया, और लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए उससे बढ़िया रिसोर्स हो नहीं सकता है। आप उसको A4 शीट में कराएंगे तो साइज़ उसका छोटा रहेगा, तो आप उसी भी सीट में कुछ चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आप उसको उसमें डाल सकते हैं। चाहे आप घटना चक्र से डालिए, चाहे आप लूसेंट से डालिए, आप कहीं से ये करिए, लेकिन आप जो नोट्स बनाएंगे उसके एनेक्चर में आप इसके पीछे वाले एनेक्चर को जेरोक्स करा के डाल लीजिए, या फिर इसका फाड़ के डाल लीजिए, जैसे भी। आपका एक नोट्स जो होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री का, दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। यही इतना कहने का तात्पर्य है, यही इतना बोलने का तात्पर्य है। तो मिला जुला के आपने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या किया, आपने ये किताब पढ़ ली, आपने ये किताब पढ़ ली, आप दोनों मिला के पढ़ लिए। उसके बाद जब आप ये पार्ट 3 पढ़ेंगे ना, आई वुड सजेस्ट कि दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। आपको लगेगा हिस्ट्री में ही इतना पढ़ लिया क्या, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे। आप समझिए आपको NCERT कहाँ पढ़ना है किसी और सब्जेक्ट का, जो पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी ही तो पढ़ना है। बाकी पॉलिटी में एक बुक है, मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, 1 से 2 बुक सजेस्ट करूंगा, या फिर इकोनॉमिक्स में 1 से 2 बुक सजेस्ट करूंगा, दूसरा बुक तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूंगा। तो आपको NCERT में अगर पढ़ना है तो हिस्ट्री ही पढ़ना है, और ज्योग्राफी में 2 किताब पढ़नी। तो
ये जो आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इट विल बी ए केक वर्क फॉर यू। आप बस बुक निकालेंगे और नज़र भी मारेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। फोटो से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, है ना। तो ये भी आप एक मैंडेटरी ही मानेंगे। पार्ट 3 जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री का, इन दोनों को पढ़ने के बाद आप ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आप इसको पहले पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आई एम वार्निंग अगेन, ये आपको समझ नहीं आएगा, आप कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप जब ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, तब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एकदम से आपको समझ आएगा, चीज़ें याद होंगी, फैक्ट्स आएंगी, और आप एग्जामिनेशन में काफ़ी कंफर्टेबली मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नॉट ओनली मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल, जो कि जैसा मैंने बताया तरीका, वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जहाँ तक बात है कुछ क्वेश्चन की, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लें, जो आपको इधर उधर से, आपको टेस्ट सीरीज के मटेरियल से, या फिर कहीं आप कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आता है, वहाँ से आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी किताबें थी जो हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप पढ़ें हिस्ट्री के लिए। तो फिलहाल आप R.S. शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा फॉर मेडाइवल हिस्ट्री एंड बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, दीज आर द रेफरेंस बुक्स फॉर हिस्ट्री, अलॉन्ग विथ क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2, 3, 6, 7 एंड 8 इज नॉट मैंडेटरी। आप इसके PDF को बाद में डाउनलोड करके मोबाइल में स्क्रॉल करके देख लीजिए क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसका, जो हम अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। बट दिस विल बी मैंडेटरी इन नेचर। आप इसको करिए, एकदम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बढ़िया कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। हम क्या कोशिश करेंगे कि जो भी NCERTs है, NCERTs के जो भी रिकमेंडेड चैप्टर्स हैं या जो भी बुक्स हैं, हम उनको अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, उसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वो नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए कॉपीराइट फ्री है, इसके लिए हम उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी सारी बुक्स को आप हार्ड कॉपी खरीद लें, दैट विल बी बेटर। वी आर सजेस्टिंग कि एक बार आपका पैसा लगेगा, लेकिन यू कैन स्टडी देम मल्टीपल टाइम्स, और जो कंसेप्ट बिल्डअप होगा वो अनकम्पेरेबल होगा। ठीक है, तो इतना था हमारा हिस्ट्री का। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि हमारे जो रेजोनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अभी एक MCQ कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम इन्हीं NCERTs के बेसिस पे हम उनको टारगेट देंगे। उन टारगेट बेस्ड पे, जैसे हमने बिपिन चंद्रा, हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम बोलेंगे इनको कि आप चैप्टर 2, 3 और 4 पढ़ेंगे इस सैटरडे तक। फिर संडे को उनका एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बाद एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा। वो एक्सप्लेनेशन वीडियो में जितने भी MCQs हैं, वो MCQs चैप्टर 2, 3, 4 को कवर करेंगे, होलिस्टिकली कवर करेंगे, उसको सारे कंसेप्ट्स को उन वीडियोस के थ्रू बताया जाएगा। फिलहाल हमने वो रेजोनेंस के लिए रखा है, हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज़, कैन वी ओपन इट टू अदर्स ऑल्सो, तो हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे उसमें। इसके साथ साथ हम अभी जो 68वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और जिनको लगता है कि दे कुड क्लियर प्रीलिम्स, तो हम कुछ दिनों में ही एसे का भी एक सपोर्ट और गाइडेंस प्रोग्राम लाएंगे। उसमें हम आपको डिफरेंट थीम्स पे एसे कैसे लिखना है, हम लाइव एसे लिख के बताएंगे कि हाउ टू प्रोसीड, इस स्टेज के बाद कैसे सोचना है, कैसे कंटेंट को इकट्ठा करना है, कैसे लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है एसे लिखने के लिए। हम अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे एसे के, और इसके साथ साथ हम कुछ बुक्स भी ला रहे हैं जो मेंस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी एसेंशियल होगी। जैसे GS2 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, GS1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में उनकी होलिस्टिक एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन मॉडल आंसर्स रहेंगे दैट विल बी वेरी होलिस्टिक इन नेचर। इसके साथ साथ हम एसे की हिंदी में एक बहुत बढ़िया निबंध की किताब लाएंगे, जिसमें पोर्शन 3 जो है, पार्ट 3 जो है, हमारे नए मेंस एसे के पैटर्न का जो पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, वो उसमें काफ़ी अच्छे से कवर्ड रहेगा, जिसमें लोकल कहावत जो है वो भी कवर्ड रहेगा। उससे रिलेटेड एसेज रहेंगे, टॉपिक्स दिए रहेंगे, और निबंध लिखा हुआ रहेगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उससे एक तरीका गेन कर सकते हैं कि कैसे लिखा जाए, अगर कोई नया टॉपिक आए तो उसमें कैसे प्रोसीड किया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी 69th की अगर हमारी कोई इनिशिएटिव्स आएंगी तो हम आपको टाइम के साथ बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगला वीडियो जो कवर करेंगे उसमें हम इसी तरह से साइंस की NCERTs कौन कौन सी इसेंशियल हैं पढ़ने के लिए, उसको भी आपको बताएंगे।
और उसमें हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी आपको बता देंगे कि पेज नंबर दिस से पेज नंबर दिस इज एसेंशियल फॉर स्टडिंग इन दिस एनसीईआरटी। तो अगर आप उसको देखेंगे तो यू विल गेन। और उसके साथ साथ हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो बुक्स हैं उनकी कंपाइलेशंस वेबसाइट पर जल्दी अपलोड कर दी जाए, और साथ में उसका असिस्टिव कि कौन से बुक्स में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक पढ़ना है वो भी साथ में हम लगा दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।